एपिसोड 341। यह वीडियो केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें दिखाया गया कंटेंट केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में किसी भी प्रकार की अश्लील, हिंसक या अवैध गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया गया है। ये सामग्री पूरी तरह से YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस और स्थानीय कानूनों के अनुरूप है। नाबालिगों को इस वीडियो से दूर रखा जाए। दर्शकों से अनुरोध है कि सामग्री को जिम्मेदारी से देखें। एपिसोड 341। वाल्टर अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और अमन नाम को अपने बीच हवा में घुलने दिया। एलियन की तीखी निगाहें सदमे से चमक उठी, हालांकि उसने जल्दी से सोच विचार कर उसे छिपा लिया। एक ऐसे आदमी के लिए जिसने लगभग सब कुछ देखा था, अमन का जिक्र उसके दिल को छू गया था। एलियन थोड़ा आगे झुका, उत्सुकता से बोला, दिलचस्प है, कैसा घटनाक्रम? वाल्टर ने तुरंत विस्तार से कुछ नहीं बताया, अपने शब्दों का भार कम होने दिया। इसके बजाय वह एलियन के सामने बैठ गया और उसे गौर से देखने लगा। वह चतुर है, वाल्टर ने कुछ देर रुककर कहा, महत्वाकांक्षी, ऐसा आदमी जो या तो कुछ असाधारण बना सकता है या फिर कोशिश में दुनिया को जला सकता है। एलियन ने धीरे से सिर हिलाया, अनजान होने का नाटक करते हुए जानकारी को आत्मसात किया। लगता है किसी ऐसे व्यक्ति पर कड़ी नजर रखनी होगी। जबकि दुनिया भर में अमन के नाम से अनजान थे, उच्चतम स्तर पर बैठे लोग, माइक्रोसॉफ्ट और नेक्स्ट जेन इनोवेशन जैसे बड़े समूहों के नेता उस रहस्यमयी व्यक्ति के बारे में जानते थे जिसके आविष्कार चुपचाप उद्योगों को नया रूप दे रहे थे। अमन ने कथित तौर पर एक ऐसी तकनीक विकसित की थी जो लगभग चमत्कारी लगती थी, अपने समय से बहुत आगे। फिर भी बहुत कम लोग इसकी उत्पत्ति का पता लगा पाए। एलियन की सचिव ने चुपचाप कमरे में प्रवेश किया और उसे एक टैबलेट और एक छोटा चिकना काला केस थमा दिया। उसे खोलते ही एलियन को एक हाईटेक लड़ाकू सूट दिखाई दिया, हल्के चांदी के रंगों वाला मैट काला। इसका डिजाइन भविष्योन्मुखी होने के साथ साथ उपयोगी भी था, जिसमें कोई भी सामग्री बेकार नहीं गई थी। उसे ऊपर उठाते हुए वह वाल्टर की ओर मुड़ा। ये, एलियन ने कहा, उसके स्वर में प्रशंसा की झलक थी। यह उसकी नवीनताओं में से एक है न? वाल्टर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन वह चुप रहा। एलियन ने अपनी सेक्रेटरी को प्रदर्शन करने का इशारा किया। उस आदमी ने हल्का सूट पहन लिया और वह उसके शरीर के साथ बिल्कुल फिट बैठा। एक हल्की सी गुनगुनाहट ने उसके आंतरिक तंत्र के सक्रिय होने का संकेत दिया। एलियन ने सूट की सतह पर अपनी उंगलियां फिराईं, उसकी बनावट पर अचंभित हुआ। बुलेट प्रूफ, हल्का, तापमान के अनुकूल और शारीरिक शक्ति को बढ़ाने में सक्षम। सचमुच कुछ और ही, एलियन बुदबुदाया। एक पल की खामोशी के बाद उसने लगभग उदास होकर आह भरी। काश वह अंतरिक्ष तकनीक पर ध्यान केंद्रित करता। मैं उसके साथ अंतरतारकीय परियोजनाओं पर सहयोग करना पसंद करूंगा। कौन जाने हम साथ मिलकर क्या हासिल कर पाएं। वाल्टर एलियन की बात पर ठंडी हंसी हंसा। तुम अंतरिक्ष यात्रा और टेराफॉर्मिंग में इतने क्यों उलझे हुए हो? ऐसी कल्पनाओं पर अपना समय और संसाधन क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या अंतरिक्ष में कोई सुनहरा हंस है? एलियन की निगाहें तेज हो गईं और वह मुस्कुराया। तुम लोग बस समझते ही नहीं। वह आगे झुका, उसकी आवाज जोश से भरी हुई थी। क्या दूसरी दुनियाओं की खोज का विचार तुम्हें रोमांचित नहीं करता? जरा सोचो, नई सभ्यताओं से मिलना, बढ़ती जनसंख्या की समस्या का समाधान, असीमित संसाधनों की खोज। पृथ्वी जिन समस्याओं का सामना कर रही है, घटते संसाधनों से लेकर जलवायु परिवर्तन तक, उन्हें देखते हुए आगे देखना ही तर्कसंगत है। वाल्टर के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, हालांकि उसकी आंखें ठंडी ही रहीं। दिलचस्प, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसका मन किसी अंधेरी जगह पर भटक गया। एक याद जिसने उसे सिहरन पैदा कर दी, फिर से उभर आई। उसके लिए अलौकिक प्राणियों से मिलने की संभावना के प्रति आकर्षण नहीं, बल्कि भय था। उसने ऐसी चीजें देखी थी जिनसे दूसरी सभ्यताओं का विचार उसके लिए स्वप्न से ज्यादा दुस्वप्न जैसा लगने लगा था। एलियन ने वाल्टर की अचानक चुप्पी देखी। सर वाल्टर, आपके मन में क्या है? वाल्टर ने अपने विचार झटक दिए, उसका स्वर हल्का हो गया। कुछ नहीं, बस तुम्हारे उस रोबोट प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा था। क्या वो पूरा हो गया? एलियन की आंखें एहसास से चमक उठी और उसने ताली बजाई। आह प्राइम, मैं तो लगभग भूल ही गया था। उसने आवाज लगाई और कुछ ही पल बाद एक मानव सदृश रोबोट कमरे में दाखिल हुआ। उसका रूप चिकना और चमकदार था, उसका धातु जैसा शरीर रोशनी में हल्की सी चमक रहा था। 6 फुट लंबा, वह सहज, लगभग इंसानों जैसी चाल से चलता था। उसके जोड़ बिना किसी यांत्रिक अकड़न के सहजता से चलते थे और उसका चेहरा एक सरल, तटस्थ डिजाइन प्रदर्शित करता था, बस इतना कि वह अजीबोगरीब न लगे, लेकिन आसानी से पहुंचा जा सके। एम्पायर पर पढ़ना जारी रखें। उसके हाथ में एक कांच की ट्रे थी जिसमें शराब के 2 क्रिस्टल ग्लास थे। प्राइम पहले वाल्टर के पास गया और थोड़ा झुककर उसे ग्लास दिया।
शुभ संध्या सर वाल्टर, रोबोट ने शांत सम स्वर में कहा। वाल्टर ने गिलास उठाया और रोबोट को दिलचस्पी से देखा। शानदार, वह बुदबुदाया जब प्राइम एलियन की सेवा में आगे बढ़ा। एलियन गर्व से चमक उठे। प्राइम सिर्फ एक सर्विंग बॉट से कहीं बढ़कर है। इसका आई सीखने और अनुकूलन के लिए डिजाइन किया गया है। ये वास्तविक समय में परिस्थितियों का विश्लेषण कर सकता है और लगभग मानवीय सटीकता के साथ निर्णय ले सकता है। यह अविश्वसनीय रूप से मजबूत है, 1000 पाउंड से ज्यादा वजन उठाने में सक्षम और सर्जरी जैसे नाजुक काम करने के लिए पर्याप्त लचीला है। इसका डिजाइन इसे आर्कटिक के तापमान से लेकर अंतरिक्ष के निर्वात तक विषम परिस्थितियों में काम करने की क्षमता देता है। वाल्टर की नजरें तेज हो गईं और यह मेरे द्वारा दिए गए डेटा पर आधारित था। एलियन ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर विस्मय और बेचैनी का मिश्रण था। हाँ, हालांकि हम आपके द्वारा दिए गए डेटा का केवल 5% ही समझ पाए। यह बिल्कुल अलग बात थी। कोड त्रुटियों से भरा हुआ लग रहा था। कम से कम हमें तो त्रुटियां ही लग रही थीं, लेकिन वह छोटा सा अंश भी जो हमने समझा प्राइम बनाने के लिए पर्याप्त था। मैं बस कल्पना कर सकता हूँ कि बाकी डेटा क्या कर सकता है। वाल्टर मंद मंद मुस्कुराया, हालांकि उसके पीछे कोई गर्मजोशी नहीं थी। एलियन, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। वह क्या है? एलियन ने शराब की चुस्कियां लेते हुए पूछा। उसका चेहरा शांत था। वाल्टर की मुस्कान एक ठंडी मुस्कान में बदल गई। क्या ये लड़ सकता है? एलियन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। तुम्हारे सबसे अच्छे सुपरह्यूमन से भी बेहतर। वाल्टर धीरे से हंसा। उसका गणनाशील दिमाग पहले से ही संभावनाओं पर विचार कर रहा था। अब उसने अपना गिलास उठाते हुए कहा, ये दिलचस्प है। अंडरस्को भारी स्टील का दरवाजा कमरे के दमनकारी सन्नाटे को तोड़ते हुए कराता हुआ खुला। पिंजरे में बंद जानवर की तरह टहलते हुए अमित शर्मा वहीं जम गया। उसका अस्त व्यस्त रूप, एक उखड़ी हुई कमीज, पसीने से भीगा माथा और कांपते हाथ उस आत्मविश्वासी व्यक्ति से बिल्कुल अलग था जो वह पहले था। उसकी चौड़ी लाल आंखें दरवाजे की ओर घूर रही थीं। उसके होंठ कांप रहे थे मानो बोलने के लिए, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। कमरे में घुटन भरा सन्नाटा छाया हुआ था जो सिर्फ अमित की उखड़ी सांसों से टूट रहा था। उसका दिल धड़क रहा था, हर धड़कन मौत की घंटी की तरह गूंज रही थी। जैसे ही भारी स्टील का दरवाजा चरमराया, वह स्तब्ध रह गया। उसके शरीर में दहशत फैल गई। 2 पहरेदार अंदर दाखिल हुए। उनके भावशून्य चेहरे और रौबदार आकृतियां उसके खून को जमा देने के लिए काफी थीं, लेकिन वह गार्डों से भयभीत नहीं था। ये वही आदमी था जो पीछे पीछे आ रहा था, एक ऐसा खतरनाक, इतना खतरनाक रूप जिसकी उपस्थिति अमित के वर्षों के अनुभव को चीख चीख कर भागने के लिए कह रही थी। फिर भी उसके पैर हिलने को तैयार नहीं थे। वह आदमी आगे बढ़ा। उसके पॉलिश किए हुए काले जूते कंक्रीट के फर्श पर अशुभ रूप से टकरा रहे थे। मंद रोशनी में उसके तीखे चेहरे चमक रहे थे। उसकी ठंडी आंखें मनोरंजन और द्वेष के खतरनाक मिश्रण से चमक रही थीं। नमस्ते, उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज शांत लेकिन धमकी से भरी थी। हमें आखिरी बार मिले हुए काफी समय हो गया है ना? अमन कमरे में तेजी से दाखिल हुआ। उसकी उपस्थिति ने कमरे को तुरंत अपने कब्जे में ले लिया। काले रंग का एक खास सूट पहने, उसके ठंडे व्यवहार से अधिकार झलक रहा था, जैसे उसकी पैनी नजर अमित पर टिकी हो, जो सहज ही पीछे हट गया। अमन के पीछे पीछे 2 पहरेदार आ रहे थे। उनकी हरकतें यांत्रिक थीं और उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, जो उस ब्रेन वॉश का नतीजा था जिसने उन्हें पूर्ण प्रेरी बना दिया था। अमित के पैर लड़खड़ा गए और वह लड़खड़ाते हुए दीवार से जा टकराया। अमन, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज फटी हुई थी। अमन के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, हालांकि उसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी। अमित, उसने कहा। उसका स्वर शांत और संयमित था, मानो कोई शिकारी अपने शिकार से खेल रहा हो। तुम्हारा प्रवास कैसा लग रहा है? एम्पायर पर नए अध्याय पढ़ें। अमित का मुंह ऐसे खुल रहा था और बंद हो रहा था जैसे कोई मछली सांस लेने के लिए तड़प रही हो। उसका डर साफ दिखाई दे रहा था और कमरे की हवा हर पल भारी होती जा रही थी। प्लीज, अमित घुटनों के बल गिरते हुए हकलाया। प्लीज, मुझे जाने दो। कसम से, मैंने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारा वफादार कुत्ता बन जाऊंगा, बस प्लीज। अमित की आवाज फूट पड़ी और वह चिल्लाया। उसका अभिमान पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। उसे इतनी तकलीफ पहले कभी नहीं झेलनी पड़ी थी। हर दिन कई नौकर चाकर उसकी देखभाल करते थे। कभी उसने ऐशो आराम की जिंदगी जी थी। उसके खाने में भी सैकड़ों चीजें बिखरी रहती थीं, तो फिर वह इतने कम राशन में कैसे गुजारा कर सकता था? भूख असहनीय थी। ये यातना बहुत ज्यादा थी। अमन ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वफादार, वह धीरे से हंसा, लेकिन उसमें कोई मजाक नहीं था। तुमने जो किया उसे वफादारी कहते हो? जानकारी बेचना, ऐसे मामलों में दखल देना जो तुम्हारे थे ही नहीं। तुम्हें लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? अमित ने जोर से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। ऐसा नहीं था। मेरे पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने मुझे मजबूर किया। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। अमन करीब आया। हर कदम जमीन पर अशुभ गूंज रहा था।
वह अमित के बराबर में दुबक गया। उसकी ठंडी निगाहें उस आदमी की आत्मा में धंस गईं। कोई विकल्प नहीं, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। अमित, तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प था, बस तुमने गलत विकल्प चुन लिया। अमित पूरी तरह टूट गया। सिसकते हुए उसने अपने हाथों से अपना चेहरा पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत माफ कर दो, प्लीज मुझे जाने दो, मैं कुछ भी करूंगा। अमित लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसके पैर कांप रहे थे। उसकी पीठ ठंडी दीवार से दब रही थी। उसकी आवाज टूट गई और वह चिल्लाया, अमन, बस करो, मुझे जाने दो। अमन की हल्की ठंडी आवाज ने अमित की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। क्या तुमने कभी सोचा है? अमन ने पास आते हुए कहा। उसकी आवाज सहज लेकिन घातक थी। क्या हमारी मुलाकात के बाद से यही तुम्हारी नियति थी? अमित का डर हताशा में बदल गया और उसने मुट्ठियां भींच ली और जितनी हिम्मत जुटा सका अमन को घूरने लगा। यह पागलपन है, वह कांपती आवाज में चिल्लाया। केंद्र सरकार पर हमला करके क्या हासिल करना चाहते हो तुम? राक्षस, तुम्हें आतंकवादी करार दे दिया जाएगा। अमन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसके होठों पर एक मजेदार मुस्कान थी। ऐसा तभी होगा जब किसी को पता चल जाए, उसने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा। फिर बिना किसी चेतावनी के वह नीचे बैठ गया और अमित का चेहरा पकड़ लिया। उसे अपनी ठंडी आंखों से मिलने पर मजबूर कर दिया। अमित ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अमन की पकड़ मजबूत थी। उसकी ताकत अमानवीय थी। क्यों? अमन ने पूछा। उसकी आवाज और ठंडी हो गई। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या? अमित हकलाया। उसका मन भागने की कोशिश कर रहा था। घबराहट उसके अंदर घुस गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अमन की पकड़ मजबूत होती गई। उसकी आवाज हवा में ब्लेड की तरह करती हुई। मैंने पूछा था, उसने हर शब्द धीरे धीरे कहा। तुमने मेरे अपहरण में मदद क्यों की? अमन के इशारे से एक गार्ड आगे आया और उसने उसे एक टैबलेट थमा दिया। बिना कुछ कहे अमन ने स्क्रीन पर टैप किया और एक वीडियो चलने लगा। अमित ने आंसुओं के बीच ऊपर देखा। उसकी आंखों में डर के भाव थे, क्योंकि वह खुद को दस्तावेज सौंपते, कुछ अस्पष्ट लोगों से मिलते और रात के अंधेरे में फोन पर चुपके से फुसफुसाते हुए देख रहा था। मुझे अपने बारे में और अधिक स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है न? अमन ने कहा। उसकी आवाज में अब कोई भावना नहीं थी। अमित पूरी तरह से गिर पड़ा। उसका माथा ठंडे फर्श पर लग गया और वह गिड़गिड़ाने लगा। प्लीज, मैं इसे ठीक कर दूंगा, मैं इसे ठीक कर दूंगा, मुझे मत मारो। अमित की आंखें घूम गईं। उसके विचार अब डर और पछतावे के उलझे हुए ढेर में बदल गए। अपने विश्वासघात की यादें उस पर टूट पड़ीं और उसने कांपती आवाज में बोलने की कोशिश की। मुझे करना ही था, मेरे पास कोई चारा नहीं था। अमन का थप्पड़ बिना किसी चेतावनी के आया। टकराना। छोटे से कमरे में टक्कर की आवाज गूंज उठी और अमित का सिर एक तरफ गिर गया। उसकी खोपड़ी में दर्द का विस्फोट हुआ और एक पल के लिए उसकी नजर धुंधली हो गई। इससे पहले कि वह संभल पाता, अमन का हाथ फिर से उसकी ठुड्डी पर कस गया। उसकी उंगलियां मानो स्टील की अकड़न से जकड़ी हुई थीं। मेरे साथ खेल मत खेलो अमित, अमन फुसफुसाया। उसकी आवाज उस तरह से भी तेज थी। बताओ अभी। अमित की आंखों में आंसू आ गए। वह हकला रहा था। अपराध बोध के बोझ तले उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। यह महाजन ग्रुप के लिए था। उन्हें अपनी साख बढ़ाने के लिए, स्थानीय अधिकारियों का इस्तेमाल करने के लिए मेरी जरूरत थी। उन्होंने मुझे एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसे मैं ठुकरा नहीं सका। मुझे लगा कि यह सिर्फ धंधा है। अमन की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट हो गई, लेकिन उसके चारों ओर की हवा ठंडी हो गई। सिर्फ मैं ही नहीं था, अमित ने हताशा से कहा। तुम्हारे पैदा होने से पहले ही तुम्हारे चाचा और मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। चीजें खरीदना, सब कुछ व्यवस्थित करना। मुझे लगा था कि मैं इसे संभाल सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। अमन चुप रहा। उसकी बर्फीली निगाहें अमित पर गड़ी रहीं, जो अब तूफान में पत्ते की तरह बेकाबू होकर कांप रहा था। हमें तुमसे निपटना चाहिए था, अमित अचानक चिल्लाया। उसकी आवाज गुस्से और निराशा के मिले जुले भाव से भर गई। यह एक गलती थी। काश तुम जिंदा न होते, ये सब कुछ न होता। अमन की मुस्कुराहट फिर लौट आई, पहले से ज्यादा ठंडी और खतरनाक। वह और पास झुका। उसकी आवाज एक जानलेवा फुसफुसाहट में बदल गई। तुम्हें ये जरूर कर लेना चाहिए था अमित। अमित का दिल बैठ गया। उसका शरीर कांप उठा जब उसे अपनी नाकामी की गहराई का एहसास हुआ। अमन सीधा हुआ, अपनी पकड़ ढीली की और जाने के लिए मुड़ा। अमन, उन्होंने मारने की योजना बनाई थी, अमित ने हक्का बक्का होकर विरोध के आखिरी रेशे पकड़े हुए कहा। लेकिन मैंने दया दिखाई और तुम्हें जीने दिया। मेरी वजह से ही तुम बच पाए हो, तो कम से कम तुम्हें मुझे तो जीने देना चाहिए। तुम्हारा मुझ पर एहसान है। कमरे में तनाव का माहौल था। अमित के शब्द हवा में गूंज रहे थे, जिनमें एक हल्की सी अवज्ञा का भाव था। हमें तुम पर दया आ गई और हमने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, वह हकलाते हुए बोला। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अमन ने अपना सिर पीछे किया और हंसा, एक ठंडी खोखली हंसी जिसने अमित की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी।
उस आवाज में जरा भी गर्माहट नहीं थी, जो पूरे कमरे में मौत की घंटी की तरह गूंज रही थी। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, इसलिए चुप रहो कमीने। तुम किससे मजाक कर रहे हो? अमन चिल्लाया। उसकी आवाज ब्लेड जैसी तीखी थी। उसकी आंखों में एक गहरा मनोरंजन चमक रहा था, लेकिन उसके नीचे बर्फीले गुस्से का तूफान था। तुमने अपनी दयालुता के कारण मुझे नहीं छोड़ा। अमन के करीब आते ही अमित की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी आवाज धीमी होकर एक ठंडी फुसफुसाहट में बदल गई। ये दया नहीं थी, यह एक रणनीति थी, एक नाकामी का रास्ता। ये शब्द हथौड़े की तरह लगे और अमित का शरीर अकड़ गया। उसका मन उस सच्चाई को नकारने के लिए दौड़ पड़ा जिसे अमन ने इतनी सहजता से उजागर कर दिया था। मुझे पता है तुम दोमुहे सांप कैसे काम करते हो। अमन ने अमित के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाते हुए कहा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार से खेल रहा हो। तुम जोखिम तो उठाना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अगर तुम्हारी योजना नाकाम हो जाती और मेरे माता पिता को तुरंत पता चल जाता कि बच्चा उनका नहीं है, तो हालात तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकते थे। तुम्हें एक गुंजाइश छोड़नी होगी, एक आकस्मिकता। अमित के होंठ विरोध में खुल गए, पर बोल नहीं निकले। उसका शरीर कांप उठा और गला रुंध गया। अमन उसके सामने रुक गया। उसकी पैनी नजर अमित में गड़ी हुई थी। इसीलिए तुमने मुझे जिंदा छोड़ा, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम हालात को संभाल सकते हो। तुम ही उनके खोए हुए बच्चे को ढूंढने के लिए एक रक्षक बनकर आते, हीरो बनकर, है ना? अमित की सांसें रुक गईं और उसकी आंखें कमरे में इधर उधर दौड़ गईं, मानो कोई रास्ता ढूंढ रही हों। उसके हाथ कभी मुड़े तो कभी खुले, और उसका शरीर भय और अविश्वास के मिले जुले भाव से जम गया। उसने गहरी सांस ली। उसका गला सूख गया, लेकिन फिर भी उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। अमन के होठों पर एक ठंडी बेरहम मुस्कान आ गई। चिंता मत करो, उसने लगभग मजाक करते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम पर एक उंगली भी नहीं रखूंगा। कुछ क्षण के लिए अमित की आंखों में आशा की किरणें चमक उठीं, लेकिन अमन और पास झुका। उसकी आवाज तीखी और जहरीली थी। तुम भी ठीक से नहीं जी पाओगे। अमित की उम्मीद कांच की तरह टूट गई। मैं ये सुनिश्चित करूंगा, अमन ने अपनी आवाज को एक भयावह फुसफुसाहट में बदलते हुए कहा, कि तुम्हारे जीवन का हर एक दिन नरक होगा। जल्द ही तुम मौत की भीख मांगोगे, लेकिन मौत भी एक ऐसी दया होगी जिसके तुम अपने विश्वासघात के लिए कभी हकदार नहीं होगे। अमन सीधा हुआ। उसकी उपस्थिति से शुद्ध प्रभुत्व का आभास फैल रहा था। उसकी ठंडी अविचल निगाहें अमित पर कुछ पल और टिकी रहीं, फिर वह जाने के लिए मुड़ा। अमन कमरे से बाहर चला गया। अमित जमीन पर गिर पड़ा, बेकाबू होकर कांप रहा था। उसका मन उस बुरे सपने में खोया हुआ था जो उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही अमन के पीछे दरवाजा जोर से बंद हुआ, कमरे में अंधेरा बढ़ता गया, जो अमित की आत्मा को कुतरती निराशा को दर्शाता था। अमन कमरे से बाहर निकला। जैसे ही उसने मैक को दरवाजे पर इंतजार करते देखा, उसके चेहरे पर ठंडे दृढ़ संकल्प की जगह एक हल्कापन आ गया। मैक, जो हमेशा शांत और भरोसेमंद स्वभाव का था, ने अमन के पास आते ही गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। मैक, अमन ने गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए कहा, तुम्हें देखे हुए कई महीने हो गए। तुम कैसे हो? मैक ने अमन का हाथ थाम लिया और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान बिखेर दी। मैं तो अच्छा रहा सर, आपका क्या हाल है? अमन ने सिर हिलाया। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हमेशा की तरह व्यस्त हूँ, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। फिर उसने मैक के कंधे पर थपथपाया। एक ऐसे व्यक्ति की ओर से यह एक दुर्लभ सौहार्दपूर्ण भाव था जो शायद ही कभी ज्यादा भावनाएं दिखाता हो। दोनों के बीच कुछ और बातें हुई। फिर मैक ने बाहर निकलने का इशारा किया। चलो चलें, मैक ने कहा और अपनी कार की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे अंदर बैठे और गाड़ी दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजरने लगी, अमन मैक की ओर मुड़ा। यहाँ क्या हाल है? मैक ने एक संक्षिप्त अपडेट दिया। उनका लहजा शांत और पेशेवर था। सब कुछ नियंत्रण में है। दिल्ली में ज्यादातर शांति है। कुछ प्रदर्शनकारी अभी भी डटे हुए हैं, लेकिन पुलिस उन्हें काबू में रखने में कामयाब रही है। लोगों का दिमाग बदलने का तरीका कारगर साबित हुआ है और ज्यादातर लोग उम्मीद के मुताबिक आह्वान का पालन करते हुए लाइन में लग रहे हैं। अमन ध्यान से सुन रहा था, बीच बीच में खिड़की से बाहर देखते हुए सिर हिला रहा था। शहर में हलचल मची हुई थी। सड़कें लोगों से गुलजार थीं, फिर भी एक अंतर्निहित व्यवस्था का एहसास बना हुआ था, जो मैक द्वारा बताई गई योजना का प्रमाण था। जल्द ही प्रतिष्ठित संसद भवन नजर आने लगा। अमन की नजरें इस भव्य संरचना पर टिक गईं, इसकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व को निहारते हुए। अपने भव्य स्तंभों और विशाल लॉन के साथ यह गोलाकार इमारत देश के लोकतंत्र की विरासत का प्रमाण थी। इसका क्रीम रंग का बलुआ पत्थर सूरज की रोशनी में धीरे धीरे चमक रहा था, जो लचीलेपन और शासन का प्रतीक था। प्रभावशाली है ना? मैक ने अमन की निगाहें देखकर कहा। अमन ने सिर हिलाया। ऐसा हमेशा से रहा है। इस जगह पर पीढ़ियों का भार है, ऐसे फैसलों का जिन्होंने देश को, चाहे अच्छा हो या बुरा, आकार दिया है। गाड़ी जल्द ही गेट पर आराम से रुक गई, जहां एनएसजी कमांडो का एक समूह तैयार खड़ा था। उनकी काली वर्दी साफ और तीखे तेवर। जैसे ही अमन बाहर निकला, कमांडो चौकन्ने हो गए और उसे सटीक सलामी दी।
अमन को गर्व का एहसास हुआ जब उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सलामी का जवाब दिया। दूसरों के विपरीत, जो शायद उदासीनता का दिखावा करते, वह इन लोगों और अपने देश के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का सम्मान करता था। आपकी सेवा के लिए धन्यवाद, अमन ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ किंतु सच्ची थी। कमांडो ने स्वीकृति में सिर हिलाया। उनके हाव भाव स्पष्ट नहीं थे, लेकिन सम्मानजनक थे। अमन उनके पास से गुजरा। उसकी मुद्रा स्थिर और स्थिर थी। मैक उसके साथ था। अंदर हवा ठंडी और शांत थी, जो बाहर शहर की भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग थी। फिर भी अमन का ध्यान पहले से ही आने वाली सीढ़ियों पर केंद्रित था। मैक आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा था और थोड़ी देर के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर खड़े एक कर्मचारी से बात करने के लिए रुका। उसने अपने गहरे, अधिकारपूर्ण स्वर में पूछा, क्या सब कुछ तैयार है? कर्मचारी ने जल्दी से सिर हिलाया। घबराहट से मैक और अमन के बीच नजर दौड़ाई और फिर उन्हें अंदर जाने देने के लिए एक तरफ हट गया। जैसे ही मैक ने भव्य दोहरे दरवाजे खोले, कमरे में धीमी फुसफुसाहटों की लहर दौड़ गई। सबकी नजरें अमन पर टिक गईं, जो शांत अधिकार के भाव के साथ अंदर आया। उसकी तीखी निगाहों और सोचे समझे कदमों ने पल भर में भीड़ को खामोश कर दिया। सम्मेलन कक्ष एक विशाल, राजसी स्थान था जो जटिल लकड़ी के पैनलिंग, ऊंची ऊंची छतों और चमचमाते झूमरों से सुसज्जित था, जो कमरे में फैली पॉलिश की हुई महोगनी की मेज पर एक कोमल धारा प्रवाहित कर रहे थे। दीवारों पर ऐतिहासिक नेताओं के चित्र और उन महत्वपूर्ण निर्णयों की स्मृति में पट्टिकाएं लगी थीं, जिन्होंने इन दीवारों के भीतर लिए गए उन निर्णयों को याद किया था जिन्होंने राष्ट्र के ताने बाने को आकार दिया था। कमरा मंत्रियों और उच्च पदस्थ अधिकारियों से भरा हुआ था। उनके चेहरों पर भय, सम्मान और जिज्ञासा का मिश्रण दिखाई दे रहा था। मेज के सिरहाने प्रधानमंत्री राजेश पटेल बैठे थे। हालांकि बाहर से वे शांत दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर हल्के हल्के चोट के निशान और उनकी मुद्रा में अकड़न उनके साथ हुए व्यवहार का बोध करा रही थी। अमन के क्रोध को महसूस करने के लिए काफी, लेकिन उन्हें अशक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं। एम्पायर में और अधिक रोमांच का अन्वेषण करें। जैसे ही अमन पास आया, मंत्रीगण खड़े होकर सावधानी से आदरपूर्वक उसका अभिवादन करने लगे। उसने संक्षिप्त सिर हिलाकर उनका अभिवादन किया, लेकिन बातचीत करने के लिए रुका नहीं। उसकी नजर कमरे में घूमी, कुछ देर के लिए राजेश पटेल पर रुकी, फिर मेज के सिरहाने के पास एक खाली कुर्सी पर बैठ गई, इस बात की अनदेखी करते हुए कि वह प्रमुख पद पर आसीन होगा। थोड़ा पीछे झुकते हुए अमन के चेहरे पर आत्मविश्वास और उदासीनता का मिश्रण दिखाई दिया, जबकि तनावपूर्ण चुप्पी को तोड़ते हुए उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने कभी भी अपने आप को यहाँ बैठे हुए नहीं सोचा था, लेकिन उसने चारों ओर नजर घुमाई, अपने शब्दों को रुकने दिया। मैं यहाँ हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि अमन की पैनी निगाहें इकट्ठे अधिकारियों पर घूम रही थीं। कई लोग उसकी नजरों से बचते हुए उसकी गहन जांच से कांप रहे थे। अमन सीधा हुआ। उसकी आवाज सन्नाटे को चीरती हुई ब्लेड की तरह चुभ रही थी। आप इंदिरा पीपुल्स पार्टी के सदस्य बहुत लंबे समय से बेकाबू होकर उत्पात मचा रहे हैं। आपने शासन को एक धंधा बना दिया है और जिन लोगों की सेवा करने की आपने कसम खाई थी, उनके कल्याण पर मुनाफे और सत्ता को तरजीह दी है। भ्रष्टाचार इस प्रशासन के हर कोने में घुस गया है, और यह संयोग से नहीं, बल्कि इसलिए कि आपने इसे बढ़ावा दिया है, एक बीमारी की तरह पनपने दिया है। अमन का रुख और भी सख्त हो गया और वह और भी ठंडा होता गया। जो जनता कभी तुम पर भरोसा करती थी, अब डर के साए में जी रही है। तुमने असहमति को बेरहमी से दबाया है, मीडिया के जरिए अपने झूठ गढ़े हैं और ईमानदार नागरिकों के खून पसीने की कमाई से अपनी जेबें भरी हैं। तुमने उस बुनियाद के साथ विश्वासघात किया है जिस पर ये देश टिका है, लोकतंत्र, ईमानदारी और न्याय। मंत्री अपनी सीटों पर असहजता से हिलने लगे। उनकी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उनमें से कुछ ने राजेश पटेल की ओर देखा, जो मेज पर हाथ मुट्ठियों में भींचे स्थिर बैठे रहे। अमन ने अपनी बात जारी रखी। उसके शब्द किसी बेरहम तलवार की तरह चुभ रहे थे। आपकी लापरवाही और लालच ने विरोध प्रदर्शनों, अशांति और अराजकता को हवा दी है। मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय आपने आवाजों को दबा दिया है, आजादी पर कुठाराघात किया है और लोगों को एक खंडित व्यवस्था में अपने हाल पर छोड़ दिया है। और अब हम यहाँ हैं। आपकी नाकामियां सबके सामने खुल गई हैं। कमरे में मौजूद सब लोगों पर नजर डालने के लिए थोड़ा रुककर और अपने शब्दों का वजन हवा में लहराने देने के बाद अमन ने आगे कहा, लेकिन अब और नहीं। आगे झुकते हुए अमन का स्वर निर्णायक हो गया। अब चीजें बदलने का समय आ गया है। जो कुछ तुमने तोड़ा है उसे फिर से बनाने का समय आ गया है, और अब इंदिरा को बेहतर बनाने का समय आ गया है। ये सिर्फ चेहरे बदलने या सीटें बदलने का मामला नहीं है। ये सड़न को जड़ से उखाड़ने, व्यवस्था को सुधारने और यह सुनिश्चित करने का मामला है कि सत्ता जनता की सेवा करे, न कि जनता के काम आए। कमरे में सन्नाटा गहराता गया। तनाव हवा में लगभग फूटने लगा। अमन की निगाहें उन सभी पर गड़ी थीं। किसी को भी उसके अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में लेकिन शक्ति से भरे हुए अपनी बात समाप्त की।
इस क्षण से चीजें बदल जाएंगी। तुम्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। या तो इस अवसर का लाभ उठाओ और जो विश्वास तुमने गंवाया है उसे वापस पाओ, या तुम्हारी जगह वे लोग ले लेंगे जो ऐसा कर सकते हैं। मंत्रियों ने बेचैनी भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। अमन के शब्दों का बोझ उन पर किसी दबाव की तरह था। राजेश पटेल का चेहरा पीला पड़ गया था, उनका संयम थोड़ा सा डगमगा रहा था। एम्पायर पर विशेष कहानियां खोजे अमन पीछे झुक गया। उसके चेहरे पर शांति लेकिन दृढ़ता थी। बहाने का समय खत्म हो गया है, अब बदलाव की शुरुआत का समय है। अंडरस्को 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 अंडरस्को। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक मंत्री खड़ा हुआ, उसकी आवाज में भय और विरोध का मिला जुला भाव था। इन बदलावों का क्या मतलब है? आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? क्या आप सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं? जैसे जैसे दूसरे लोग भी इसमें शामिल होते गए, सवाल तेजी से एक के बाद एक आने लगे। हाल ही में उनके दिमागों में आए बदलाव के बावजूद अमन ने ये सुनिश्चित किया था कि उनके दिमागों में कुछ हद तक आजादी बनी रहे। यह एक सोची समझी पसंद थी। वह गुलाम नहीं, बल्कि ऐसे लोग चाहते थे जो आलोचनात्मक सोच विचार कर सकें। हालांकि उन्होंने अपने नियंत्रण के तहत उनकी बौद्धिक क्षमता को तेज किया था, लेकिन उन्हें पूरी तरह से कठपुतली नहीं बनाया था। फिर भी उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये लगी कि इस कमरे में मौजूद हर व्यक्ति अंदर से भ्रष्ट था। इन मंत्रियों ने सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए जाली डिग्रियों और जाली प्रमाण पत्रों के बल पर छल कपट से अपना करियर बनाया था। वे बिना किसी अपवाद के शोषण और झूठ पर पलने वाले परजीवी थे। और हालांकि अमन ने अपनी अभिव्यक्ति को शांत रखा, लेकिन उनके बारे में सोचते ही उसके सीने में घृणा जाग उठती थी। उसने कमरे में चारों ओर देखा। उसकी पैनी निगाहें हर चेहरे को घूर रही थीं। मंत्री उसकी निगाहों से घबरा रहे थे। उन्हें एहसास था कि उनका चुपचाप मूल्यांकन किया जा रहा है। आखिरकार अमन ने तीखी और अडिग आवाज में कहा, तुम सब ने सिर्फ अपने लालच को पूरा किया है, अपना पेट भरा है और इस देश के लोगों को तकलीफ में धकेला है। अब ये सब खत्म। उसकी आवाज बर्फ से भी ज्यादा ठंडी हो गई। उसकी नीली आंखें हल्की सी चमकने लगी, जिससे पूरे कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। उसकी दमनकारी शक्ति जैसे जैसे जगह पर दबाव डाल रही थी, तापमान गिरता जा रहा था। घुटन और असहनीयता। इस पल से तुम वैसे ही काम करोगे जैसे तुम्हें करना चाहिए। अब और झूठ नहीं, अब और छल नहीं। इसे अपने बुरे समय की शुरुआत समझो। मंत्रीगण जड़वत बैठे रहे। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, जैसे अमन की तीखी निगाहें उन्हें चीर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसकी निगाहें उनकी आत्मा को भेद रही हों, उनके हर गुनाह को उजागर कर रही हों। अचानक राजेश पटेल, जो अब तक चुप थे, ने चुप्पी तोड़ी। उनकी आवाज स्थिर थी, लेकिन बेचैनी से भरी हुई थी। आगे बढ़ने से पहले हमें एक बात पर ध्यान देना होगा, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है। अमन की चमकती आंखें उसकी ओर घूम गईं। उसके चेहरे पर तीखी और सवालिया निशान थे। क्या गड़बड़ है? राजेश ने एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए सावधानी से जवाब दिया, यह आपके द्वारा फैलाई गई खबर के बारे में है। ये दावा कि राजपूत मंच के पीछे से सरकार को नियंत्रित कर रहे हैं। अमन की भौहें कुछ देर के लिए सिकुड़ी, फिर उसके चेहरे पर उदासीनता छा गई। ओह वो, उसने हाथ हिलाकर टाल दिया। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। पूरा कमरा अविश्वास से गूंज उठा। मंत्रियों की आवाजें भ्रम की कर्कश आवाज में एक दूसरे से टकराने लगीं। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं कैसे हो सकता? जनता इस बात को लेकर अफरा तफरी में है। अमन के होंठ एक ठंडी सोची समझी मुस्कान में बदल गए। उसका शांत व्यवहार कमरे में फैली बेचैनी को और बढ़ा रहा था। बात सीधी है, उसने अपनी मधुर मगर तीखी आवाज में कहा। हम अमित को बलि का बकरा बनाएंगे। ये कहानी फैला देंगे कि वह राजपूतों के कब्जे में था। उसे उनका मोहरा बना देंगे जो उनके लिए काम कर रहा था, सरकार के लिए नहीं। उन्होंने अपने शब्दों की गंभीरता को समझते हुए कुछ क्षण रुके। अगर आपको याद हो तो ज्यादातर वीडियो अमित शर्मा पर केंद्रित थे। ये दोष दूसरे पर मरने और नुकसान को कम करने के लिए एकदम सही कहानी है। मंत्रियों ने एक दूसरे को अनिश्चितता भरी नजरों से देखा, लेकिन किसी ने भी उससे आगे सवाल करने की हिम्मत नहीं की। अमन की योजना जितनी क्रूर थी उतनी ही व्यवस्थित भी थी। सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखते हुए दोष से बचने का एक साफ सुथरा तरीका। राजेश की ओर मुड़ते हुए अमन की आवाज और भी गहरी और धमकी भरी हो गई। चलो अमित और राजपूतों के साथ मामला साफ करके शुरुआत करते हैं। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। उसके चेहरे पर एक तीखी और खतरनाक शैतानी मुस्कान फैल गई। कमरा ठंडा होता जा रहा था। अमन के अधिकार का भार किसी अदृश्य बोझ की तरह सब पर दबाव डाल रहा था। उस क्षण ये स्पष्ट हो गया, अमन सिर्फ पुनः प्राप्ति का आदेश नहीं दे रहा था, वह एक परिवर्तन का विकल्प चुन रहा था। केवल वे ही लोग अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते थे जो उनकी इच्छा के अनुरूप सिर झुकाकर चलने और परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। दरअसल रिहा होने से पहले लोगों की गर्दन में एक छोटी सी चिप लगी हुई थी। उन्हें नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है या ये क्या करती है, लेकिन उन्हें यकीन था कि अगर वे इसका पालन नहीं करते तो यह उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। बैठक घंटों तक चली, गर्मागर्म बहसों, रणनीतिक योजनाओं और अमन के सख्त निर्देशों से भरी रही।
उनके ठंडे सटीक दिमाग ने उनके शासन की हर खामी को उजागर कर दिया, बहानेबाजी या गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उसके उग्र व्यवहार से भयभीत होकर मंत्रियों ने ध्यान से उसकी भविष्य की जिम्मेदारियों की रूपरेखा सुनी। अंत में उनके कट्टर विरोधी भी शांत हो गए, उनके सिर झुक गए और अमन के ठंडे आदेश उनके मन में गूंजने लगे। जैसे ही मंत्री आपस में बेचैनी से बुदबुदाते हुए तितर बितर हुए, अमन भव्य सम्मेलन कक्ष से बाहर चला गया। मैक बाहर किसी पहरेदार की तरह खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। अपनी हथकड़ियां ठीक करते हुए अमन ने स्थिर स्वर में उसे कहा, मैक, इन महामानवों के बारे में कोई अपडेट? आपकी अगली यात्रा एम्पायर में आपका इंतजार कर रही है। नोट, मुझे अध्याय 287 के बारे में संपादक का संदेश मिला है, जहां मैंने गलती से 285 पोस्ट कर दिया था। यदि ऐसा कुछ होता है तो समीक्षा छोड़ दे, क्योंकि टिप्पणियां बहुत अधिक होंगी। जब दोनों मीटिंग हॉल के गलियारे से होते हुए बाहर की ओर बढ़े, मैक ने सिर हिलाया और अमन के सवाल का जवाब देना शुरू किया। सुपरह्यूमन एक अनोखी चुनौती साबित हो रहे हैं। उनकी शारीरिक बनावट उन्हें न्यूरल ब्रेन वॉशिंग के प्रति एक खास तरह का प्रतिरोध देती है। यह अभेद्य तो नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया को सामान्य प्रक्रिया की तुलना में बहुत धीमी और नाजुक बना देती है। हालांकि पर्याप्त समय के साथ ये किया जा सकता है। अमन ध्यान से सुन रहा था। उसकी अभिव्यक्ति तटस्थ लेकिन गणनापूर्ण थी। और जो हमारी हिरासत में हैं, उनकी स्थिति क्या है? उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और उन्हें उच्च सुरक्षा वाले केंद्र में ले जाया गया है। उनमें से 15, मैक ने जवाब दिया। हमने उन पर काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना है। वे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से मजबूत हैं। अमन के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसमें जरा भी गर्मजोशी नहीं थी। फिर उन्हें तोड़ो, धीरे धीरे और लगातार। नए विकसित सीरम का इस्तेमाल करो, समय के साथ उनके दिमाग को अस्थिर करने के लिए। जब वे कमजोर हो जाएं, तो उनके विचारों को समझने के लिए तंत्र का इस्तेमाल करो। उनके प्रतिरोध को दूर करो और उन्हें हमारी जरूरतों के हिसाब से फिर से बनाओ। मैक ने फिर सिर हिलाया, उसकी आवाज दृढ़ थी। समझ गया, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनका ठीक से प्रबंधन हो, कोई गलती न हो। अमन की निगाहें सख्त हो गईं। गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है मैक। ये महामानव हमारी एक बड़ी संपत्ति बन सकते हैं या हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। मुझे नतीजों की उम्मीद है। मैक ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, हमने उनमें से कुछ पर प्रारंभिक परीक्षण शुरू कर दिए हैं। अस्थिरता की प्रक्रिया प्रभावी है, लेकिन ये धीमी है। हम परिणाम शीघ्र प्राप्त करने के लिए सीरम को परिष्कृत कर रहे हैं। अच्छा, अमन ने रूखेपन से जवाब दिया। मुझे प्रगति के बारे में बताते रहना। मैं उन पर पूरा नियंत्रण चाहता हूँ, इससे पहले कि वे खतरा बन जाएं। जैसे ही वे बाहर निकलने की ओर बढ़े, अमन अचानक रुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसकी आवाज मानो जानलेवा सन्नाटे में बदल गई। उन दो खूनी आदमियों का क्या? अमन के स्वर में आए बदलाव को पहचानते हुए मैक सीधा हुआ। वह अच्छी तरह जानता था कि वह किसकी बात कर रहा है। बचे हुए महाजनों की, खासकर मिथल की, जो अमन का चाचा था। सर, उन्हें अभी तक कुछ पता नहीं चला है। उनकी तरफ से सब कुछ सामान्य लग रहा है। जैसे ही आप आदेश देंगे, हम उन पर कार्रवाई कर सकते हैं, मैक ने जवाब दिया। अमन के होंठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। तो फिर आगे बढ़ो। अब समय आ गया है कि उन्हें पता चले कि मेरे साथ पंगा लेने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। मैक की तेज स्वीकृति ही अमन के लिए पर्याप्त थी। पहिए गतिमान हो गए थे और अमन की योजनाएं निर्मम सटीकता और अदम्य गति से आगे बढ़ रही थीं। महाजनों की विरासत। महाजन सदियों से धन और शक्ति के प्रतीक रहे हैं और उनका नाम व्यापार और राजनीति में प्रभुत्व का प्रतीक रहा है। राजाओं के युग में वे दुर्लभ वस्तुओं, कीमती पत्थरों, धातुओं और विदेशी वस्तुओं का व्यापार करने वाले व्यापारी थे। वे एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करते थे, नेटवर्क बनाते थे, अपार धन संपत्ति अर्जित करते थे और अपने प्रभाव को मजबूत करते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी इस धन को सावधानीपूर्वक संरक्षित और संवर्धित किया गया, जिससे एक ऐसी स्वर्णिम विरासत का निर्माण हुआ जो कल्पना से परे थी। अफवाहें फैली कि अगर उनकी प्राचीन स्वर्ण विरासत उजागर हो जाए तो वह राजपूतों के खजानों को भी टक्कर दे सकती है। लेकिन महाजनों का उत्तराधिकार का दर्शन जितना कठोर था, उतना ही व्यवहारिक भी था। केवल सबसे योग्य पुत्र ही परिवार की शक्ति और संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता था। बाकी लोगों को दरकिनार कर दिया जाता था। बिना किसी सहायता या बिना किसी समझौते के विरासत में हिस्सा लिए अपनी राह खुद बनाने के लिए छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब ये सब कुछ अनजाने में जेसन के हाथों में आ गया था। जेसन एक आलीशान अध्ययन कक्ष में बैठा था। उसके सामने रखी मेज की पॉलिश की हुई सतह एक चिकने हाईटेक डिस्प्ले की हल्की चमक में चमक रही थी। खिड़कियों के पार विशाल महाजन एस्टेट का नजारा दिखाई दे रहा था। अपनी उंगलियों के बीच कलम घुमाते हुए जेसन की नजर दूर क्षितिज पर टिकी हुई थी। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। वे दोनों, मुझे आश्चर्य है कि वे क्या योजना बना रहे हैं, वह बुदबुदाया। हत्या के असफल प्रयास के बाद जिन दो लोगों से वह सबसे ज्यादा डरता था, उनके कथित माता पिता, वे बिना कोई निशान छोड़े मानो गायब हो गए हों।
वे उससे पूरी तरह बचते हुए किसी अनजान कोने में चले गए थे। जेसन को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात थी उनकी जवाबी कार्रवाई की कमी। अगर उन्हें पता था कि हमले के पीछे वही है तो उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने न तो उसका पर्दाफाश किया और न ही कोई सार्वजनिक कदम उठाया। बदले की कोई भी छोटी मोटी बात तो दूर रही, कुछ भी नहीं। इसके बजाय महाजन साम्राज्य की बागडोर अनायास ही उसके हाथों में आ गई थी, मानो नियति ने उसे पहले ही से तय कर रखा हो। ये देखकर बेचैनी हो रही थी कि सब कुछ इतनी आसानी से कैसे बदल गया। निदेशक मंडल और परिवार के सदस्यों ने बिना किसी सवाल के उसके अधिकार को स्वीकार कर लिया था। बुजुर्गों के संदेशों में कहा गया था कि वे अचानक छुट्टी पर जा रहे हैं और सब कुछ संभालने की जिम्मेदारी उसे सौंप रहे हैं। फिर भी अपने शांत बाहरी आवरण के नीचे जेसन शंकाओं से ग्रस्त था। क्या वे सचमुच हमले में उसकी संलिप्तता से अनजान थे, या वे बस समय का इंतजार कर रहे थे, उस सही मौके का इंतजार कर रहे थे जब उसे इसकी सबसे कम उम्मीद थी। उनके कत्ल का ख्याल उसके मन में आया था, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी छुप कर बाहर आना होगा। इसके अलावा इस नाकाम कोशिश ने अपना मकसद पूरा कर दिया था। अगर उन्हें उस पर शक हुआ तो वे डरकर उसे ही असली वारिस मानने पर मजबूर हो जाएंगे। उसने आह भरी और अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। कलम अभी भी उसकी उंगलियों के बीच घूम रही थी। यादें उभर आईं, उसे अतीत में ले गईं, बचपन की हंसी और मासूमियत भरे दृश्यों की ओर। जेसन को क्लेयर और रॉय के साथ विशाल महाजन एस्टेट में दौड़ते हुए, दुनिया की परवाह किए बिना हंसते और खेलते हुए याद आया। क्लेयर अपनी जीवंत ऊर्जा के साथ हमेशा उनकी शरारतों का नेतृत्व करती थी, जबकि रॉय सतर्क रहता था और उन्हें मुसीबत से दूर रखने की कोशिश करता था। वे पल उसकी सबसे सुखद यादें थीं, एक ऐसा समय जब विरासत और विश्वासघात की परछाई ने उसके जीवन को छुआ तक नहीं था। लेकिन जिस दिन उन्हें मिथल के बारे में सच्चाई पता चली, सब कुछ बदल गया। ये जानकर कि मिथल ही उसका असली पिता है, उसकी दुनिया हिल गई। इससे उसकी जिंदगी पर मिथल का लगातार छाया रहना, उसका कठोर अधिकार और उसकी मौजूदगी में जेसन का डर समझ में आया। बचपन में वह डर के मारे मिथल के आदेशों का पालन करता था, इस डर से कि अगर उसने मना किया तो वह क्या कर देगा। लेकिन जैसे जैसे जेसन बड़ा होता गया, डर की जगह सुलगते गुस्से ने ले ली। जिस आदमी से वह कभी डरता था, अब वही वह था जिसे वह सबसे ज्यादा तबाह करना चाहता था।